दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक के अध्याय 11 से 15 को समझाएंगे। दक्षता परीक्षा के लिए आपकी कक्षा की पाठ्य पुस्तक के सारांश हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। दक्षता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए हम पीडीएफ नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, प्राइवेट वीडियो उपलब्ध कराते हैं। दक्षता परीक्षा के अतिरिक्त हम ऑल टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराते हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे प्रधान शिक्षक परीक्षा हो, चाहे डीएलएड बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो। हमारा अनुभव और आपके प्रयास से आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का 11वां अध्याय है जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण, यानी जंतुओं की जो दुनिया है उसका सुरक्षा कौन करेगा, उसका संरक्षण कैसे करेंगे। ये जो जंतु होते हैं, जो जानदार होते हैं, ये अपनी आवश्यकताएं तो लगभग पूरा कर ही लेते हैं, लेकिन हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। हम इनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे तो हमारी प्रकृति बची रहेगी। वास्तविकता में जंतु जो होते हैं, चाहे पेड़ पौधे होते हैं, यह सब मानव जीवन के सुख के लिए ही होते हैं। इस सुरक्षा और संरक्षण को एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है, जिसमें सिद्धार्थ नाम का एक लड़का होता है। वो बगीचे में घूमने जाता है, फूलों और पक्षियों को देखकर खुश होता है। ऐसे समय में उसके सामने एक हंस आकर अचानक गिरता है। उस हंस को तीर लगी होती है, उसके शरीर से खून बह रहा होता है, हंस घायल होता है। सिद्धार्थ उसे उठा लेता है, शरीर से तीर निकालता है, घाव को पानी से धोता है और कपड़े को फाड़कर हंस के घाव पर मरहम पट्टी करता है। इसी बीच सिद्धार्थ का चचेरा भाई, जिसका नाम है देवदत्त, वह तीर धनुष लिए वहां पर प्रकट होता है। देवदत्त कहता है कि यह हंस मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ कहता है कि मैंने इस हंस को बचाया है, यह हंस मेरा है। तो देवदत्त कहता है कि इसे मैंने तीर से गिराया है, यह हंस मेरा है। दोनों आपस में लड़ते हैं और राज दरबार में पहुंचते हैं। राज दरबार में जो राजा थे वो फैसला सुनाते हैं कि यह हंस वास्तविकता में किसका है। उससे पहले आप थोड़ा सोचिए कि हंस किसे मिलना चाहिए, सिद्धार्थ को या देवदत्त को, हंस पर तीर चलाने वाले को या हंस को बचाने वाले को। सिद्धार्थ राज दरबार में जाता है, उसके हाथ में हंस है, और देवदत्त राज दरबार में जाता है, उसके हाथ में तीर धनुष है। राजा ने पूछा कि क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। देवदत्त ने कहा, सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया, मैंने इसे तीर से मारकर गिराया था। तो सिद्धार्थ ने कहा, महाराज मैंने घायल पड़े हंस को बचाया है। तो महाराज शुद्धोदन ने कहा, जो राजमहल का राजा था, कि जान बचाना अच्छा है या जान लेना। सभी मंत्रीगण जो एक स्वर में बोलते हैं जान बचाना, इसलिए महाराज ने न्याय किया, सिद्धार्थ को हंस दे दो। उसने हंस की जान बचाई है। इस प्रकार सिद्धार्थ एक महान बालक था, जिन्होंने हंस को जीवन दिया, हंस की जान बचाई। दोस्तों कुछ लोग जान मारना ही अपनी आजीविका बना लेते हैं, जैसे मछुआरा हो गया, या मछली को पकड़ता है, मछली की जान लेकर ही अपना पेट पालता है। सपेरा हो गया, इसकी जीविका ही सांप पकड़ना है, उसके जान से खेलना है। अब सवाल उठता है कि क्या उसे ऐसा करना चाहिए। ऐसा उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी जान है, उसे संरक्षण देने की आवश्यकता है। हाँ, प्राकृतिक संतुलन के लिए कुछ हद तक लोग कर सकते हैं। अगर आप अपनी जीविका के लिए सांप को, पशु पक्षी को पालते हैं, तो उसका रख रखाव आपको चाहिए कि अच्छे से करें, उसे आप अच्छे से देखरेख करें, जैसे आप अपने बच्चों का करते हैं। दोस्तों जंतु हमारी आवश्यकता होती है, हम जंतु को पालते हैं, उसको पालने का कारण भी होता है। उदाहरण के लिए कोई मुर्गी को पालता है तो अंडे के लिए पालता है, चाहे मांस के लिए पालता है। गाय को, भैंस को पालता है तो दूध के लिए पालता है, बकरी को पालता है तो बच्चे के लिए पालता है, कोई भेड़ को पालता है तो ऊन के लिए पालता है, कोई सांप को पालता है तो चमड़े के लिए पालता है।
दोस्तों, हर जीव जंतु हमारे लिए उपयोगी है। आपने देखा होगा कि हिरन पौधे को खाता है और बाघ हिरन को खाता है। सपोज कीजिए कि बाघ समाप्त हो जाए तो हिरन को कौन खाएगा? अगर हिरन की संख्या कम न हो तो आपको नहीं लगता है कि ये धरती के सभी पौधे को खा जाएंगे? फिर पौधे को खा जाएंगे तो ये खुद क्या खाएंगे? और पेड़ पौधे तो हमारी भी आवश्यकता है, हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करेंगे? दोस्तों, इसे ही कहते हैं प्राकृतिक संतुलन। इसलिए चाहिए कि हम जानवरों की सुरक्षा करें ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। और हम जानवरों को सुरक्षा देंगे उसके भोजन का प्रबंध करके, उसकी सफाई करके, उसे स्वस्थ रख के, उसके स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल करके। जानवरों की सुरक्षा के लिए, विशेष तौर से जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा अभयारण्य बनाए जाते हैं। अभयारण्य का मतलब होता है प्राकृतिक वातावरण किसी भी जानवर के लिए। ऐसे अभयारण्य जो है बिहार के पश्चिम चंपारण और बेगूसराय में है। जंगल में तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं जो भोजन या आवास के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसा कि ऊपर हमने प्राकृतिक संतुलन की बात की, अगर हम इनको संरक्षण न देंगे तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जैसे गुलाबी सिर वाला बत्तख जो है बहुत कम देखने को मिलता है, यह लगभग खत्म हो गया है। तेंदुआ की भी यही स्थिति है जो आज बहुत कम रह गए हैं। दोस्तों, राजस्थान में एक जनजाति है जिसका नाम है बिश्नोई। ये जो है जीव जंतुओं का परंपरागत रूप से संरक्षण करती है। यह जनजाति जो है 29 बातों को मानती है, जिसमें जीव जंतुओं की देखभाल करना काफी प्रमुख है। यह जनजाति प्राकृतिक प्रेमी कहलाती है, प्रकृति प्रेमी होती है, वन तथा वन प्राणियों की रक्षा करते हैं। इसके लिए ये अपने जान भी दे देते हैं। ये जलावन के लिए हरे भरे पेड़ों को काटकर इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ सूखे घास फूस या सूखी लकड़ी को ही जलाते हैं। जो बिश्नोई लोग होते हैं या खुद न जंतुओं का शिकार करते हैं न किसी को करने देते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12 है मान गए लोहा। लोहा मानना एक मुहावरा है, श्रेष्ठ समझना। इस कहानी में हम सीखेंगे कि कोई किसी को कैसे लोहा मानता है, इसका अर्थ क्या है। ये सुखदा और संजय तेजी से विद्यालय की ओर जा रहे थे। उन्होंने कुछ अलग देखा। दीवार पर कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। दोनों दौड़कर जाते हैं और पोस्टर को पढ़ने का प्रयास करते हैं। सभी बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि शिक्षक सभी को क्लास में जाने को कहते हैं और शिक्षक के कहने पर नरेश बताता है कि आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। हमने पोस्टर में पढ़ा है जिसमें ऐसे व्यक्ति जिन्हें देखने, सुनने, बोलने, चलने आदि में कठिनाई होती है, उनके लिए विश्व विकलांगता दिवस आयोजित होता है। अब बात आती है कि कुछ लोगों को ही ऐसी कठिनाई क्यों होती है, कुछ लोग ही विकलांग क्यों होते हैं। शिक्षक बतलाते हैं कि विकलांगता का कारण दुर्घटना या बीमारी भी होती है। शारीरिक बनावट में भिन्नता भी होती है। कुछ शारीरिक भिन्नता जन्मजात भी होती है। इस विभिन्नताओं के बावजूद ऐसे व्यक्ति हमारी तरह न केवल अपने सारे दैनिक कार्य करते हैं बल्कि ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि जो विकलांग है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। आस्था कहती है कि हाँ, मैंने अखबार में देखा है कि एक लड़की जो हाथों से निःशक्त थी, यानी उसके हाथ नहीं थे, वो पैर की उंगलियों से कलम पकड़कर लिखती थी और बोर्ड परीक्षा भी पास की है। शिक्षक ने बताया कि मैं पहले नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में पढ़ाता था। वहां के बच्चों ने विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर शिक्षक की मदद से एक नाटक प्रस्तुत किया था। सुखदा और संजय दादाजी के साथ नेत्रहीन आवासीय विद्यालय जाते हैं। वहां देखते हैं प्रधानाध्यापक काला चश्मा लगाए थे, हाथों में लाल एवं सफेद रंग की छड़ी थी। नेत्रहीन लोग अपने साथ सफेद रंग की छड़ी रखते हैं, ये उनकी पहचान होती है। बच्चे ने देखा कि वहां पर मोटी मोटी पुस्तकें रखी थी। दादाजी कहते हैं, देखो सुखदा, ये पुस्तकें बड़े लिपि में लिखी है। बड़े लिपि एक खड़े आयताकार स्लेट में 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। नेत्रहीन बच्चे इस उभरे बिंदुओं को उंगली के स्पर्श से समझ जाते हैं। यानी नेत्रहीन बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका होता है वो बड़े लिपि कहलाती है। आप चित्र में देख रहे होंगे
6 बिंदु पर आधारित यह लिपि है। उभरे बिंदुओं को उंगलियों के स्पर्श से पढ़ा जाता है। ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट लिखे हुए हैं। इसमें 6 बिंदुओं में हर बिंदु की उभार हर लेटर में एक दूसरे से भिन्न है। उदाहरण के लिए ए में टॉप लेफ्ट का एक बिंदु उभरा हुआ है, वहीं बी में टॉप लेफ्ट का 2 बिंदु उभरा हुआ है। सी में टॉप का दोनों बिंदु उभरा हुआ है, डी में अलग है, ई में अलग है, जेड तक सब एक दूसरे से अलग है। इसी उभार में भिन्नता के आधार पर वो लेटर को पहचानते हैं। ब्रेल लिपि इसी उभार पर आधारित है। दोस्तों, विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ये विकलांग बच्चे शारीरिक चुनौती वाले होते हैं। जब विकलांग बच्चे का प्रदर्शन देखते हैं तो सुगदा हैरान हो जाती है और उनसे मिलकर कहती है, भैया मान गए आपका लोहा। सुगदा इकबाल अहमद को यानी विकलांग बच्चे को ऐसा क्यों कहती है, मान गए आपका लोहा? ऐसा इसलिए कहती है कि सुगदा को विश्वास ही नहीं था कि ये तनिक भी प्रदर्शन कर पाएंगे, लेकिन कठिन से कठिन काम कर पाने की क्षमता को देखकर सुगदा इसका लोहा मानती है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 का अध्याय 13 है, पानी और हम। इस चैप्टर में पानी की और हमारी बात हो रही है। हम पानी के पाढ़े में पढ़ेंगे हमारे दैनिक जीवन में जो हम पानी का उपयोग करते हैं, यह पानी कहाँ से आता है, यह हमारे लिए कितना आवश्यक है। हमारे घरों में पानी अलग अलग स्रोतों से आता है। कोई रोड पर लगे नगर निगम के नल से भरता है, कोई कुएं से, कोई झरने से, अलग अलग स्रोत से लोग पानी लाते हैं। कोई हैंड पंप का प्रयोग कर रहा है, कोई लंबे इंतजार के बाद थोड़ा सा पानी इकट्ठा करता है, कोई नहर से पानी भरकर लाता है। अब आप समझ गए होंगे कि पानी इतनी कठिनता से हमें प्राप्त होता है, इसका क्या महत्व है। महत्व से ही हमें समझ में आता है कि हमें इसकी हर जगह आवश्यकता है। पानी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। पानी नहीं होगा तो खेत सूख जाएंगे, फसल नहीं होंगे। ये अलग बात है कि ज्यादा पानी होना भी ठीक नहीं है, जो बाढ़ का रूप ले लेता है। बाढ़ से अनेकों हानियां होती है, फसल उड़ जाते हैं, मकान टूट जाते हैं, रेल की पटरियां, चाहे सड़क, समस्त परिवहन बाधित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आदमी हो या चाहे जानवर, हर कोई मदद की तलाश करता है। हमें चाहिए कि लोगों की सहायता करें। पानी कम होने पर टेंट, कपड़े, दवाई, खाने की सामग्री प्रशासन की तरफ से और स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे अवसर पर लोगों की मदद करनी चाहिए। जब बाढ़ आता है तो मकान पर यह प्रभाव पड़ता है कि मकान गिरने लगता है, पेयजल जो होता है दूषित हो जाता है, संचार के साधन बुरी तरह प्रभावित होते हैं, यातायात बाधित हो जाता है, बिजली घर में पानी जाने से बिजली भी खराब हो जाता है, मवेशी जो होते हैं पानी में नहीं रह पाते, मछुआरों भी परेशान होते हैं, उनका जो पैदा हुआ मछली सैलाब में भाग जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती है, स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमें बाढ़ से निपटने के लिए होशियार रहना चाहिए। नीचे इलाके में विशेष प्रबंध करना चाहिए ताकि ऊंचे इलाके से पानी इधर ना आए। हम बाढ़ के लाभकारी प्रभाव भी कर सकते हैं। बाढ़ आता है तो कुछ साथ भी लाता है, कुछ मिट्टी भी उपजाऊ बनाता है, नदियों की भी सफाई कर देता है। हमारे पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जल है, इसके बावजूद बहुत कम मात्रा ही हमारे लिए उपयोगी है। उसका कारण यह है कि ये पानी जो भी है वह खारा पानी है। मीठा पानी काफी कम है और वो भी हम संरक्षित सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, वो नष्ट हो जाता है, नदी नाले में गड्ढे में इधर उधर बह जाता है। हमें पानी को एकत्रित करना होगा। हम अलग अलग तरीके से पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। चौथा अध्याय है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का सूरज एक काम अनेक। सूरज जो आप देख रहे हैं ये वही सूरज है जो आपके नानी के घर, दादी के घर, हर देश में, हर राज्य में, पूरी दुनिया में एक ही सूरज है। इसके अनेकों काम कैसे हैं इसको समझाने के लिए एक कहानी का प्रयोग किया गया है। दीपावली का समय है, गांव खुटकट में काफी चहल पहल था। ग्राम पंचायत की ओर से गांव की गलियों में विभिन्न मोड़ों पर लोहे के खंभे गाड़े जा रहे थे।
लोहे की चादरों से चिपकी बड़ी बड़ी शीशे की पट्टी का खंबे पर लगाई जा रही है, उसी में बल्ब को भी जोड़ा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब हम अंधेरे में बिना बिजली के भी गलियों में रोशनी रखेंगे। यह संभव कैसे है, आइए आगे हम जानते हैं। खंभों पर जो लगाई जाने वाली पट्टिका थी वो सोलर प्लेट था। सौर ऊर्जा से वो चार्ज होता था और उससे बल्ब जलते थे, यानी बिजली की रोशनी चारों तरफ फैलती थी। सूरज की जो शक्ति है उसको हम एनर्जी में बदल सकते हैं और बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। इस पट्टिका को सौर पट्टिका कहा जाता है। यह सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। लोग कहते हैं कि सूरज दिन में रहता है, रात में नहीं। यह सौर पट्टिका से यह संभव हो पाता है कि दिन का सूरज रात में रोशनी देता है। धूप में गर्मी होती है, उसमें एनर्जी होती है। आप किसी बर्तन को पानी भरकर धूप में रखें तो 1-2 घंटे के पश्चात वो गर्म हो जाता है। आपके विद्यालय का जो फिसलन पट्टी है या झूला है, आप देखिए वो भी गर्म हो जाएगा। ईंट, बालू, प्लास्टिक, सिक्का, बोतल, स्टील के गिलास सभी धूप में गर्म हो जाते हैं। क्यों ना इस गर्मी का उचित प्रयोग किया जाए। अब दीपाली छत पर जाकर जो है सौर कुकर को देखती है। सौर कुकर भी जो होता है एक ऐसा कुकर होता है जो सूरज के ताप से खाना पकाता है। इसमें दाल चावल सब कुछ बन सकता है। सूरज का जो प्रकाश है उसके ताप से ही खाना बनता है। हम कह सकते हैं कि सूरज का प्रकाश हमारे लिए अनेकों काम आते हैं। इससे हम खाना भी बना लेते हैं, इससे हम रोशनी भी पैदा करते हैं। इस प्रकार हमारे अनेकों काम आते हैं। सूरज की शक्ति को सौर ऊर्जा कहा जाता है। एक होता है सूरज की ताप ऊर्जा, दूसरा होता है सूरज की प्रकाश ऊर्जा। ताप ऊर्जा का प्रयोग करके खाने बनते हैं और प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके बल्ब जलते हैं। सौर ऊर्जा से जो वास्तविकता में छोटी छोटी बैटरियां चार्ज की जाती है, मोटर गाड़ियां चलाई जाती है, कृत्रिम उपग्रह भी सौर ऊर्जा से प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब तो रेलगाड़ी चलाने पर भी विचार किया जा रहा है, क्यों न सौर ऊर्जा से रेलगाड़ी चलाया जाए। यानी इस सूरज से सौर ऊर्जा प्राप्त करके हम अनेकों काम कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ईंधन के जितने भी साधन हैं, पारंपरिक स्रोत, ये सब कभी ना कभी समाप्त हो जाते हैं। क्या सौर ऊर्जा कभी समाप्त होगा? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि सूरज न समाप्त होगा न धूप समाप्त होगा, फिर सौर ऊर्जा कैसे समाप्त हो जाएगा। इसलिए सौर ऊर्जा बहुत अच्छी चीज है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए। सौर उपकरण का प्रयोग किन दिनों में नहीं हो सकता? सौर उपकरण का प्रयोग जो होता है धूप के दिनों में होता है। जब आसमान में बादल हो, बारिश हो रही हो तो सौर उपकरण का प्रयोग नहीं हो सकता है। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पाठ पुस्तक का 15वां अध्याय है हमारा जंगल। इस अध्याय में हम जंगल के बारे में पढ़ेंगे, कुछ अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। इस जंगल से हमें क्या मिलते हैं, जंगल में क्या पाए जाते हैं, सारी जानकारी साझा करेंगे। बात हो रही है वाल्मीकि अभयारण्य की। वहां घूमने जा रहे हैं, सबने अपनी तैयारियां कर दी। झोला, पेंसिल, खाली कागज, रबर, कैंची, रस्सी, रुई, डिटॉल सब कुछ ले लिया है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है एक वन जीव अभयारण्य है। यह खास तौर से बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अभयारण्य वास्तविकता में जंगल का ही एक हिस्सा होता है, जहां जंगली जानवर जो है बिना किसी खतरे के खुले में घूम सकते हैं। हम जो है उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हुए उनकी सैर भी कर सकते हैं। अभयारण्य में हर तरह के पेड़ पौधे को संरक्षित किया जाता है और हर तरह के जानवर पाए जाते हैं। पकड़ पकड़ कर जंगल से वहां रखे जाते हैं, उनका पर्यटन कराया जाता है। अभयारण्य में जो लोग घूमने जाते हैं सभी के सभी गाड़ी के अंदर होते हैं। विशेष प्रकार की गाड़ी होती है। गाड़ी के खिड़की से आप जो है हिरण को भी देखेंगे, शेर को भी देखेंगे। कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना आपको किसी को नुकसान पहुंचाना है। दोस्तों, जंगल और बगीचा एक दूसरे से अलग होते हैं। जंगल प्राकृतिक होते हैं, बगीचा जो होता है मानव निर्मित होते हैं। जंगल में हर तरह के पेड़ पौधे आएंगे, बागीचा में गिने चुने पौधे ही होते हैं। जंगल बहुत बड़ा होता है, बागीचा छोटा होता है। जंगल में पेड़ पौधे के अतिरिक्त जंगली जानवर भी होते हैं, जबकि बागीचे में केवल पेड़ पौधे होते हैं और कुछ पालतू पशु हो सकते हैं। हमें जंगल को सुरक्षा देने की आवश्यकता है, क्योंकि जंगल खत्म हो रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि जंगल से कुछ भी लाना अपराध है। कानून बना हुआ है, पकड़े जाने पर सजा भी मिलती है। जंगल से लोग जलावन आदि ला सकते हैं सूखे हुए, लेकिन कच्चे पेड़ को नहीं काट सकते। पेड़ों की कटाई
अपराध है। अगर सारे जंगल खत्म हो जाएंगे तो हमारा जीवन भी संकट में आ जाएगा, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं सभी जंगल से ही पेड़ पौधे द्वारा छोड़े जाते हैं। इसी प्रकार जंगली जानवरों का, जीवों का भी जीवन खतरे में आ जाएगा, क्योंकि जंगल उसके लिए आवास है। हमें चाहिए कि जंगलों को खत्म होने से बचाने के लिए उसे संरक्षण दे, उसे सुरक्षा दे। हम पेड़ों की कटाई न करें, जंगल में जाकर घर न बनाएं। धरधरा एक गांव है जो बिहार के भागलपुर जिले का है। यहाँ के लोग प्रकृति से काफी प्रेम करते हैं। एक तरफ समाज जहाँ बेटे के जन्म को प्राथमिकता देता है, बेटियों के जन्म पर अफसोस करता है, वहीं धरधरा गांव की परंपरा है कि बेटी के जन्म को पर्यावरण संरक्षण का अवसर माना है और एक उत्सव का रूप दे दिया है। किसी के घर में जब बेटी जन्म होती है इस धरधरा गांव में, तो वे न केवल खुशी से भर उठते हैं बल्कि इस शुभ अवसर पर कम से कम 10 पौधे लगाते हैं। इस प्रकार वे लोग पर्यावरण संरक्षण में काफी योगदान दे रहे हैं। धरधरा की इस परंपरा से न सिर्फ वृक्षों का संरक्षण हो रहा है बल्कि बेटी का भी। इसलिए हमें भी चाहिए कि वृक्ष लगाएं, अपने गांव को धरधरा जैसा बनाएं। दोस्तों, ये थे 5 अध्याय 11 से लेकर 15 तक। हर वीडियो में हम 5 अध्याय का सारांश आपको बतला रहे हैं। हमारी कक्षाएं चलती रहेगी। विशेष नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। हम दक्षता परीक्षा के अतिरिक्त ऑल टीचिंग एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराते हैं, चाहे वो एंट्रांस एग्जाम हो, चाहे पात्रता परीक्षा हो, चाहे भर्ती परीक्षा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।